उसकी कुछ बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं। और इसके लिए आचार्य जी को यहां पर बुलाया कि अब आगे क्या करना है, इसके लिए और आपसे भी कुछ कहना चाहता हूं। आप पूरे दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र से करीब 5 दिन पहले इसकी सूचना दी गई। हरियाणा के कुछ जिले, कुछ उत्तर प्रदेश के जिले, क्योंकि मैंने कहा उत्तर प्रदेश में कुछ सांप्रदायिक दंगा होने की वजह से बहुत उन्माद फैला था, उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए। एक बार मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, सलाम करता हूं आपकी इस राष्ट्रभक्ति को। मेरे साथ हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की वंदे वंदे। 13 तारीख से जिनको हम खानदानी नेता समझे थे, इन खानदानी लुटेरों का खात्मा करने के लिए, इन डाकुओं को अपने असली ठिकाने तक पहुंचाने के लिए अभी मात्र 3 दिन शेष है। सितंबर महीना चल रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई महीने तक करीब 9 महीने का वक्त है। 9 महीने तक अब बाबा रामदेव पतंजलि योगपीठ नहीं जाएगा। इसलिए मैं आचार्य जी को साथ में लाया हूं। अब श्रद्धेय आचार्य जी पतंजलि योगपीठ से उस संस्थान को संभालेंगे और संगठन में आप लोगों की आहुति लगेगी और मैं घर घर जाकर के हिंदुस्तान में जाकर के देश को जगाऊंगा। ये तो पिछले 2 दशकों से मैं जगा रहा हूं, लेकिन साल में कभी 10-20 दिन पतंजलि योगपीठ चला जाया करता था। लेकिन अब जब तक इन पापियों के पापों का अंत नहीं हो जाएगा, सत्ता और व्यवस्था नहीं बदल जाएगी, लोकसभा चुनाव के अंतिम मतदान के क्षणों तक मैं मैदान में डटा रहूंगा और पूरे हिंदुस्तान को जगाऊंगा। इसमें श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी पतंजलि योगपीठ और तमाम सेवा के कार्य, स्वदेशी के कार्य, स्वदेशी खेती के कार्य, और मैं अपने मीडिया के भाइयों को एक ये भी बात कहना चाहता हूं, केदारनाथ में जो तबाही हुई, आज करीब उस बात को 4 महीने बीत गए, 4था महीना चल रहा। 4 महीने से केदारनाथ में पुनर्निर्माण नहीं कर पाए, लेकिन श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के नेतृत्व में पतंजलि सेवाश्रम में, जहां वहां पर आबाद पीड़ितों की सेवा की, 100 से अधिक वो बच्चे जिनके माता पिता का साया उनके सिर से उठ गया था, उनको आश्रय देने का, शिक्षा, संस्कार, आवास, भोजन देने का काम श्रद्धेय आचार्य जी ने शुरू कर दिया। अभी पिछले कुछ दिन पहले 101 बच्चे वहां पर हो चुके थे। सरकार ने एक भी बच्चे को अभी तक नहीं पाला है, एक भी एनजीओ सामने नहीं आया, लेकिन आप सबके सहयोग से पतंजलि योगपीठ ने अपना सेवा धर्म सबसे पहले निभाया है। गुप्त काशी से ऊपर नारायण कोटि में वहां पतंजलि आश्रम शुरू कर दिया है, सेवाश्रम। मैं श्रद्धेय आचार्य जी को इसलिए लेके आया हूं, हो सकता ये दोबारा श्रद्धेय आचार्य श्री को भी जेल में डाल दे, हो सकता हमको भी जेल में डाल दे, कोई परवाह नहीं। जहां रहेंगे वहीं से आंदोलन चलता रहेगा। इन्होंने लाखों षड्यंत्र किए, सीबीआई, डबल सीबीआई, आपने सुना ही नहीं होगा डबल सीबीआई क्या होती है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ईडी, सरकार की जितनी एजेंसियां हैं सब लगा करके देखी, लेकिन न बाबा का, न आचार्य बालकृष्ण का, न पतंजलि योगपीठ का, और न आप देशभक्तों का कोई बाल बाका कर पाए। यह है सच्चाई की ताकत। लड़ाई जारी है अभी। तो 13 तारीख से इस पापी सरकार के यो तो अनंत पाप है, लेकिन इनके 21 पापों की हमने एक सूची बनाई है और ये पूरी चार्जशीट ले जाएंगे पूरे देश में। आज आपको और फिर पूरे हिंदुस्तान को बताएंगे कि किस तरह से इन डाकुओं ने, इन लुटेरों ने भारत माता की इज्जत को लूटा है। और इस बार सत्ता भी बदलेगी और व्यवस्था भी बदलेगी और नए भारत का निर्माण हम अपने हाथों से हम करेंगे। इसलिए श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को लेकर के आया था
और एक आचार्य बालकृष्ण और एक स्वामी रामदेव नहीं, अब हजारों लाखों करोड़ों आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव आप सबके रूप में मैं तैयार देख रहा हूं। तब आचार्य जी बैठ जाएंगे, इसके लिए बुलाया था। भाई बहनों, 13 तारीख से मध्य प्रदेश से, जो देश का हृदय प्रदेश है, वहां से यात्रा शुरू होगी नीमच से, और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में मैं जाऊंगा। यद्यपि इस दौरान एक बार बाहर भी जाना पड़ेगा, यूके यूएस से। 150 साल पहले जिस महामानव का जन्म हुआ और जिसने भारत माता को वह परम वैभवशाली बनाने का सपना देखा और शिकागो से पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति का अध्यात्म का संदेश दिया, उस महामानव स्वामी विवेकानंद के 150 वर्ष के इस सार्ध शताब्दी उनके महोत्सव के ऊपर उसी शिकागो से, उसी हॉल से, वहां से पुनः पूरी मानवता को संदेश देने के लिए मुझे आमंत्रित किया। वहां मैं जाऊंगा और उसके बाद वापस हिंदुस्तान में आऊंगा, और तब तक लड़ेंगे जब तक विजय नहीं मिलेगी। भाई बहनों, ये तो मुझे एक बड़ी बात कहनी थी। तो आप सब लोग, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप भी अपने घर नहीं बैठेंगे। जो नौकरी पैसे वाले हैं वो 2-4 घंटा निकालना, और जो मेरी तरह से अभी जवान हैं, हाथों को काम नहीं है, वैसे मैं बेरोजगार नहीं हूं, मैंने तो भगवान के आश्रय से इन हाथों में जो शक्ति दी उससे करोड़ों लोगों को सहारा दिया है। मैं उन जवानों से जिनके हाथों को अभी काम नहीं है, उन बेरोजगार युवकों से कहूंगा कि आपको करके पूरे हिंदुस्तान को जगाना है। हम आपको रोजगार भी दिलाएंगे, ऐसी नीतियां सरकार की हम बनाने के लिए उसको विवश करेंगे। अब हर हाथ को काम मिलेगा, किसान को उसकी फसल का दाम भी मिलेगा, वो व्यवस्था परिवर्तन की बात मैं करने वाला। और 13 तारीख के बाद पूरे हिंदुस्तान में हम जाकर के बताएंगे कि कैसे डाकुओं ने डाका डाला है। अभी आदरणीय जेठमलानी जी कह रहे थे, बाबा रामदेव का नाम, आचार्य बालकृष्ण नाम या राम जेठमलानी का नाम काले धन वालों की लिस्ट में होता तो अभी तक हमारा मुंह काला के होते, हमें जेल की सलाखाओं के पीछे डाल चुके होते, यहां तक कि हमें फांसी पर लटका दिया होता। लेकिन सारी दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां चीख चीख के कह रही हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, टैक्स जस्टिस नेटवर्क, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, देश और दुनिया के सारे बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं, जैसा कि अभी जेठमलानी जी कह रहे थे, करीब 100 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर जा चुका। कितना? अरे जोर से तो बोलो। ये 100 लाख करोड़ रुपए आना चाहिए कि नहीं? इसको सरकार को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना चाहिए कि नहीं? और इन बेईमानों ने जिन्होंने काला धन लूटा उनको उससे वसूली करनी चाहिए कि नहीं? और वसूली करके इनको कहां चढ़ाना चाहिए? लेकिन मैं किसी का यहां बचाव करने के लिए नहीं खड़ा हुआ। बोलते हैं कानून सबके लिए बराबर है। यदि एक पर आरोप लगते उनको तुम सलाखाओं के पीछे जेल की कोठी में डाल देते हो तो डालो जेल की कोठरियों में, लेकिन अब तुम भी कोठियों में बैठ के नहीं रह सकते। तुम्हारे ऊपर आरोप ही नहीं लगे हैं, तुम तो पक्के अपराधी हो। जरा गौर से सुनना इस बात को। कानून जब सबके लिए बराबर है, 100 लाख करोड़ रुपए देश का कैसे लूट सकता है बिना सरकार की शह के? 1 रुपए देश का बाहर नहीं जा सकता है। इंटरनेशनल गेटवेज लगे, 7 इंटरनेशनल गेटवेज हैं। सरकार पाकिस्तान को कोई भी फोन कॉल जाती है तो तुरंत पता उसको लग जाता है किसकी कॉल है। मैंने एक दिन पाकिस्तान के एक बहुत शरीफ इंसान है, वो हिंदुस्तान के साथ मिलकर के पाकिस्तान में कुछ बड़ा काम करना चाहते थे, उनसे फोन पर एक दिन बात कर ली, दूसरे दिन फोन आ गया, किससे बात की थी बाबा? तो हमारे कोई आमेर भाई है वहां। मैंने कहा आमेर भाई से की थी? बोले नहीं, बस हमने तो इसलिए इंक्वायरी की थी, किसी आतंकवादी के तो साथ बात नहीं की ना। सरकार के पास इतने ताकतें हैं
उसके इतने बड़े हाथ हैं, 7 इंटरनेशनल गेटवेज हैं, एक बार उनके ऊपर सर्विलेंस लगा दो, सारे बेईमानों के चिट्ठे खुल करके आ जाएंगे, कौन कहां से बात कर रहा है, इधर से उधर क्या कर रहा है। मैंने कहा भाई ये काम कर लो, काला धन आ जाएगा। बोले बाबा बात तो ठीक है, लेकिन ये हम कर नहीं सकते। मैंने कहा बताओ तो सही क्यों नहीं कर सकते। बोले नहीं, हमें पता है कि किस किस देश में हमारा कितना कितना धन है, लेकिन आप सब जानते हो बाबा जी, उसमें बड़े बड़े लोग फंस जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं हिंदुस्तान को एक ऐसा महानायक चाहिए जो इन बेईमानों के सामने घुटना न टेके, बल्कि सीना तान के खड़ा हो जाए और जो हिंदुस्तान का हक है वो हक दिलाए। वो एमएनसीज के सामने घुटना न टेके, वो एफडीआई के नाम पर जो बेईमान अपना ही देश का काला धन लॉन्ड्रिंग करके वापस लेके आए, उनके सामने घुटने ना टेके। सरकार ये कहती है, सरकार के सभी विभाग ये कहते हैं कि हमारे पास 50,000 इलीगल ट्रांजैक्शंस के अवैध आर्थिक लेन देन के पूरे ब्यौरे हैं। कितने? 50,000 इलीगल ट्रांजैक्शंस के ब्यौरे हैं। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती? लगता है ये सारा धन या तो सरकार का है या सरकार के द्वारा संरक्षित लोगों का है। अब इन दोनों को ही ठिकाने लगाना ये बहुत जरूरी। सरकार खुद मान रही है कि हमारे पास 50,000 इलीगल ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट है, और सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? उनके नाम क्यों नहीं बताती? उनसे वसूली क्यों नहीं करती? जब कानून सबके लिए बराबर है तो क्या इलीगल ट्रांजैक्शन करने वाले कानून से ऊपर है? मॉरिशस जैसे देश से 10 लाख करोड़ रुपए एफडीआई आ गई मेरे भाई। कितनी? अरे जोर से तो बोलो। 10 लाख करोड़। अरे 10 लाख करोड़ रुपए जो एफडीआई के माध्यम से आया, उनके मालिकों के नाम तो पूछ लो। और उन्हीं बेईमान लोगों ने 100 लाख करोड़ रुपए बाहर छिपाया हुआ है और 900 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के अंदर छिपाया हुआ है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, देश को इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन जब तक सत्ता से इन बेईमानों का पत्ता साफ नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान को इंसाफ, और जब तक ये सत्ता में बैठे रहे ये तो, अब बताओ, आदर्श घोटाले की फाइलों में आग ही लगवा दी, बिल्डिंग को ही आग लगवा दी। अब कोयला घोटाले की फाइलें क्या भूत उठा करके ले गया, या भूतनी उठा के ले गई अमेरिका? अच्छा, ये अमेरिका कौन सी भूतनी रहती है भाई? कौन ले गया कोयला घोटाले की फाइलें मेरे भाई? अरे भाई ऐसे कहां से मंत्रालयों से एक कागज नहीं उठा सकता कोई, और यदि ऐसे इनके हाथ से कुछ भी उठ सकता है तो देश में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सारी दुनिया तो मुंह भाए खड़ी है। इसका मतलब ये भरोसेमंद लोग नहीं है। भाई बहनों, ये इतने जाहिल हैं। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह को आज तक ये शहीद नहीं मानते। क्या आपको इस बात का पता है? चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह और देश के आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ट्रांसफर पावर एग्रीमेंट में वार क्रिमिनल माना है। वार क्रिमिनल माना है। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव को आज तक ये शहीद नहीं मानी। आजादी के 67 वर्षों के बाद भी ये अपने शहीदों के प्रति इतने कृतज्ञ है। ये शहीदों का अपमान करने वाली पार्टी है। इसको हिंदुस्तान पर शासन करने का कोई हक नहीं है। हर एक कौम, हर एक देश अपने पूर्वजों के ऊपर गौरव, सम्मान और स्वाभिमान का भाव रखता है। ये अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ है, उनका अनादर करता है, और फिर हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज है। भाई बहनों, बात इतनी नहीं है। मैं कह रहा था 10% ही काला धन बाहर गए, जो करीब 16 करोड़ रुपए है। ये मेरी नहीं, ग्लोबल फाइनेंस इंटीग्रिटी टैक्स एसिस नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से लेकर के सारे अर्थशास्त्रों का मानना है। जब 16 करोड़ रुपए बाहर गया तो ये 10% है, तो 900 लाख रुपए देश के अंदर इलीगल गोल्ड, इलीगल माइनिंग। कितनी माइनिंग इलीगल होती है आप सोच नहीं सकते।
करीब 90% देश में इलीगल माइनिंग होती है। 90%। करीब 1 लाख तो केस ऑफिशियली दर्ज करवाए जाते हैं इलीगल माइनिंग के। 1 लाख केस। ये कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय की रिपोर्ट है, बाबा के अपने घर का डेटा नहीं है। 1 लाख लोग इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। इलीगल माइनिंग करने वाले तो बहुत थोड़ी से लोग हैं। तो गोल्ड में, इलीगल माइनिंग में, लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, पॉलिटिक्स में, काला बाजारी में, काले धंधों में काला धन लगा हुआ। इसलिए मैं कहता हूं, देश का जो धन दबाया हुआ है इन जहरीले नागों से, इनसे वो धन छीनो, बेईमानों से छीनो भाई, ये इनका नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं, बहुत बड़ा झूठ इन नेताओं ने मिलकर के बोला कि हिंदुस्तान गरीब मुल्क है। कहां गरीब है? 33 लाख वर्ग किलोमीटर का हिंदुस्तान, 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदाएं। अभी जो कोयला घोटाला हुआ 195 माइंस उसमें जिसमें दी थी 50 बिलियन टन कोयला, जिसकी मैं कह रहा था इंटरनेशनल बाजार में करीब 400 लाख करोड़ रुपए कीमत है। हिंदुस्तान की धरती में धन गड़ा हुआ है, लेकिन उसको लूट रहे हैं ये दरिंदे खूनी हाथों से। इन बेईमानों को अब सत्ता में रहने का कोई भी नैतिक, संवैधानिक और कानूनी अधिकार, यह तो देश के साथ जोरामर्दी कर रहे हैं। ये तो सीना जोड़ी कर रहे हैं, पहले चोरी और बाद में सीना जोड़ी। आज जंतर मंतर पर आप जो भाई आए हैं, ये तो इसकी शुरुआत है। आज से व्यवस्था परिवर्तन की जंग शुरू होगी। हम हिंदुस्तान के जंगल, जमीन, भू संपदा, जड़ी बूटियां, राष्ट्रीय संपदा, इनको लूटने नहीं देंगे। अपनी राष्ट्रीय प्रतिभाओं का पलायन नहीं होने देंगे। और अपनी जो मानव संपदा, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में 125 करोड़ का अपना हिंदुस्तान, सबसे जवान देश पूरी दुनिया का, उसके हाथों को हम काम देंगे। हिंदुस्तान तो इतना महान राष्ट्र है, लेकिन पहले अंग्रेज यहां से कच्चा माल लेकर के जाते थे और तैयार माल वापस हम ही बेचते थे। अपने देश के लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाते थे। पहली बार उन्होंने 97% इनकम टैक्स लगवाया था। किसानों को बर्बाद करने के लिए 90% उनके पर लगान लगाया था। आज अब अगली जो वही सरकार बनेगी,